नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। कहते हैं अभ्यास व्यक्ति का आईना होता है और इसी लाइन को सिद्ध करते हैं आज हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं। निशांत तिवारी जी जिन्होंने यूपीपीसीएस 2020 एग्जामिनेशन में 44 रैंक हासिल की है एंड ही सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एसडीएम। इन्होंने ये 7वें प्रयास में हासिल किया है। बहुत ढेर सारी बधाई निशांत जी आपको। थैंक यू दिव्यांशी जी। स्टडी आईक्यू का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सुनने वाले श्रोताओं को नमस्कार। निशांत जी कैसी फीलिंग है 7वें प्रयास में आपने इसे क्लियर किया? इससे पहले भी आपकी कंटिन्यूअस आप इस एग्जामिनेशन को दे रहे थे, कई सारे लेवल्स को भी आपने क्लियर किया था और इस बार सब कुछ अच्छा होके यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एसडीएम। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का हृदय स्थल और सबसे बड़ा राज्य है और उसमें सर्वोच्च सेवा में चयनित होकर मैं अपार गर्व और खुशी महसूस कर रहा हूँ। सर थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मेरी जर्नी एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन अपना बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से किया। इसी बीच में मैं वनडे एग्जाम की तैयारी करने लगा। एसएससी सीजीएल का जब मैंने एग्जाम दिया तो 2 बार मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में सिलेक्टेड हुआ और एक्साइज में मेरी ज्वाइनिंग मुंबई हुई। उसी बीच में मैं मुखर्जी नगर में था, तो मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, इलाहाबाद में जो भी बच्चे होते हैं कहीं न कहीं उनका ओरिएंटेशन सिविल सेवा की ओर आ जाता है। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। तो मैंने पेपर दिया तो मेरा पेपर क्वालीफाई हो गया, यहाँ पे यूपीपीसीएस भी हुआ। मैंने 4 बार लगातार यूपीएससी भी दिया और फिर इसी बीच में मेरा लगातार 3 बार चयन हुआ। 2018 में डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की सेकंड रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं 2019 यूपीपीसीएस में नायब तहसीलदार बना और फाइनली 2020 में मुझे 44वीं रैंक के साथ एसडीएम का पद प्राप्त हुआ। सर आपने जिस तरीके से अपनी जर्नी को डिफाइन किया, बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, निरंतर प्रयास रहा, लेकिन आपका क्या ऐसी चीज है जो आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रखी? सिविल सेवा का जब हम लोग उसकी पावर देखते हैं और देखते हैं कि समाज में वो कितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, कैसे वो चेंज ला सकता है। बचपन से ही मैं समाज सेवा से जुड़ा रहा। स्काउट में मुझे राज्यपाल पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार से मैं सम्मानित हुआ, एनसीसी में सी सर्टिफिकेट मुझे मिला। मैं लगातार 3 साल जुड़ा रहा। तो मैंने प्रशासन को और प्रशासन का समाज में क्या योगदान होता है, वो कैसे चेंजेस ला सकता है, मैंने ये काफ़ी नज़दीकी से देखा। तो बचपन से एक था, जुनून था, शौक था कि कहीं न कहीं सिविल सेवा में जाना है। सर आपने जैसे बताया कि आप काफ़ी डायनेमिक रहे हैं अपनी पूरी जर्नी में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत रहे हैं, सोशल सर्विस से जुड़े रहे हैं, लेकिन जब एक एस्पिरेंट बन के इस एग्जामिनेशन में कोई स्टूडेंट आता है, किन बातों का ध्यान रखना है? क्या ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो अपने आप में असेस कर लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा एग्जामिनेशन है? सिविल सेवा स्मार्ट स्टडी और सही अप्रोच को माँगता है। मुझे लगता है कि अगर हमारे पास बेहतरीन टीचर्स हों, सटीक किताबें हों, हमें सिलेबस याद हो, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों का हमने अच्छे से अध्ययन कर रखा हो, नियमित उत्तर लेखन करते हों, इन सब मूलभूत चीज़ों का याद रखें तो हम बेहतर तरीके से और कम ही समय में इस एग्ज़ाम को अच्छी रैंक के साथ क्वालीफाई कर सकते हैं। सर जैसे अपने अभी आपने कई सारे फैक्टर्स बताए जो बहुत ज़रूरी होता है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होनी चाहिए इतने बड़े एग्जामिनेशन के लिए? राइट अप्रोच इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। तो राइट अप्रोच में सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस देखना चाहिए कि हम लोगों का पेपर 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल और कंपल्सरी हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद हम लोगों को प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को देखना चाहिए कि पिछले 25-30 सालों में यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे, उनकी डिमांड क्या है। उसके बाद एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर कर सकते हैं। इन सब को लेने के बाद जो भी एक बेहतरीन राइटर्स की या गवर्नमेंट जिन्हें एक्सेप्ट करती है उन पुस्तकों का अध्ययन करें, जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और उसके बाद इन सभी चीज़ों का नोट्स बना के अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करें तो कम समय में इस एग्ज़ाम को हम क्वालीफाई कर सकते हैं। आई एम श्योर सर जिस तरीके से आपने एक सिस्टमैटिक अप्रोच बताई है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स उसको फॉलो करेंगे और अपनी जो भी राइट स्ट्रैटेजी बनाए उसको इनकलकेट करेंगे उसमें। सर जब एक कोई एस्पिरेंट होता है इस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करता है,
तो कई सारे डाउट्स रहते हैं। सर, क्या आपके मन में भी कई सारे डाउट्स थे और जब आपने क्लियर कर लिया है तो उन डाउट्स के बारे में अब आप क्या सोचते हैं? मेरे मन में तो एक आम प्रतियोगी से भी ज़्यादा डाउट थे, क्योंकि सबसे बड़ा एक चैलेंज था कि मैं जॉब छोड़ के आया था और एक मिडल क्लास फैमिली के सामने गजेटेड ऑफिसर की जॉब बहुत बड़ी बात होती है और मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। दूसरा मेरी स्कूलिंग भी काफ़ी अच्छी नहीं हुई, तो मुझे लगता था कि मेरा मुकाबला ऐसे स्टूडेंट से जो काफ़ी अच्छे स्कूल से उनकी एजुकेशन हुई, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। सिलेबस काफ़ी बड़ा था और एक हमेशा सबके साथ ही रहता है कि जल्दी से लाइफ में सेटलमेंट होना है और ये प्रिपरेशन थोड़ा-सा ज़्यादा समय माँगती है। तो ये सारे चैलेंजेस मेरे सामने थे। सर, जैसे आपने बताया कि आप जॉब छोड़ के आए थे, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ थी, तो इन अनसर्टेनिटीज़ को किस तरीके से आपने डील किया? जॉब के साथ ही फाइनेंशियल क्रंचेस भी आए और सब लोगों ने घर पे भी दोस्तों ने भी कहा कि तुम्हारा ये डिसीजन ठीक नहीं है, तुम्हें प्लान बी रखते हुए प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन मुझे लगा मेरे पास विकल्प ना हो के संकल्प था। मुझे लगता था कि मुझे कुछ भी लाइफ में बड़ा करना है, मेरा संघर्ष अगर बड़ा है, मैं प्रदेश की सबसे बड़ी नौकरी चाहता हूँ, तो मुझे त्याग भी सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। और मैं ये अपने घरवालों को भी समझाता था और अपने आप को इसीलिए मोटिवेट रखता था कि वक़्त लाने में भी वक़्त लगता है, कि थोड़ा-सा समय लगेगा लेकिन मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। सर, ये बहुत ही अच्छी लाइन आपने बोली, विकल्प नहीं संकल्प चाहिए इस सर्विसेज़ में आने के लिए, क्योंकि कई बार लोग प्लान बी की हमेशा बात करते हैं। आपके हिसाब से कितना ज़रूरी है प्लान बी होना? मैं तो प्लान बी से प्लान ए में आया था, तो मेरे पास तो प्लान बी का ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन म कहा जाता है कि प्लान बी मतलब बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और ईश्वर की कृपा से मेरा चयन भी हो गया, तो प्लान बी की ज़रूरत नहीं लगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है, पारिवारिक स्थितियाँ होती हैं, तो कोई भी एक हम जॉब पा सकते हैं या साथ में कोई ऑप्शन रख सकते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑप्शनल कंप्लीट होता है, तो जैसे कि नेट जेआरएफ हम लोग कर सकते हैं, नेट जेआरएफ के साथ पीएचडी भी कर सकते हैं, तो एकेडमिक भी स्ट्रॉन्ग होगा, साथ में हम लोगों की सिविल सर्विसेज़ का ऑप्शनल भी बेटर होगा, एक जॉब अपॉर्च्युनिटी भी रहेगी। सर, आपने आपकी बात करें तो बहुत सारे आपने अटेम्प्ट्स दिए हैं, 7 अटेम्प्ट दिए हैं, 5 इंटरव्यू दिए, 3 बार आप सिलेक्टेड भी रहे। क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको मोटिवेटेड रखी कि तब तक इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करनी जब तक अल्टीमेट मंज़िल ना मिल जाए? सबसे पहले तो मेरे मदर फादर का ये सपना था कि मैं बेस्ट सर्विस में जाऊँ और चूँकि वो मेरे साथ इस जर्नी में साथ में नहीं रहे और तो मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं कैसे भी उनका सपना पूरा करूँ, तो सबसे ज़्यादा तो ये था। दूसरा मैं लगातार सेलेक्ट होता जा रहा था अन्य सर्विसेज़ में, यूपी गवर्नमेंट में भी हुआ, एसएससी में भी हुआ, अन्य एग्ज़ाम में भी हुआ, तो मुझे लगा जब मैं ये सारे एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर सकता हूँ, तो मैं स्टेट का टॉप एग्ज़ाम क्यों नहीं क्वालीफ़ाई कर सकता हूँ। लगातार मैं इंटरव्यू भी दे रहा था, मेंस भी दे रहा था, तो मुझे लगा कि एक ना एक दिन ज़रूर मेरा हो जाएगा। सर, एग्ज़ामिनेशन की डिमांड को किस तरीके से समझें? एग्ज़ामिनेशन की डिमांड को समझने के लिए 3 चीज़ें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला तो हम सिलेबस देखें, जैसे यूपीएससी यूपीपीसीएस में मैं देखता हूँ कि पिछले 3 साल में 80% क्वेश्चन वही आए हैं जो सिलेबस में दिए हुए हैं। जैसे कि डिजिटल इश्यू से संबंधित मुद्दे, भारत के उच्च रक्षा संगठन से मुद्दे। दूसरा, पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन्स आए हैं यूपीएससी में, यूपी में, अगर हम उन्हें अच्छे से कर लेते हैं, तो हमारी डिमांड फुलफिल हो जाती है। तीसरा, कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ हम करते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ में सारी चीज़ें कवर हो जाती है। इन 3 बातों क के साथ हम सही अप्रोच में जा सकते हैं। सर, एग्ज़ामिनेशन के लिए फाउंडेशन कितना ज़रूरी है और उसको किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं? फाउंडेशन तो एक नींव होती है। नींव कहते हैं कि नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही भव्य और सुसंस्कृत हमें दिखाई देगी। तो उसके लिए एक नींव का होना, फाउंडेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सर, आपने मेंस थोड़ी-सी मेंस की बात करते हैं। आपने जो आंसर राइटिंग जो माध्यम था, वो आपका हिंदी था। तो जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, किन-किन बातों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए? हिंदी माध्यम के साथ कई सारी चुनौतियाँ भी हैं, तो कई फ़ायदे भी हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यूपी में 150 नंबर का हिंदी स्पेशल का एक पेपर होता है, जिसमें हिंदी माध्यम वालों को लीड मिलती है। लेकिन साथ ही साथ हिंदी माध्यम में कई चुनौतियाँ हैं कि जैसे कि हिंदी में 26 इंग्लिश में 26 वर्ण होते हैं और हिंदी में 52।
तो ये डबल एक मेहनत करनी होती है, मात्राओं का ध्यान रखा जाता है। कभी-कभी हम लोग को रिसोर्स में भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो द हिंदू, मिंट, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर नहीं मिल पाते हैं। जो हम लोग गवर्नमेंट के बजट वगैरह भी पढ़ते हैं, तो वो इंग्लिश भाषा में थोड़ा ईज़ी होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें इंग्लिश या बाइलिंगुअल की तरफ जाना चाहिए। करंट अफेयर्स की क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? करंट अफेयर्स की मैं अपने टाइम को 3 भागों में बाँटता था। एक में करंट अफेयर्स पढ़ता था, सेकंड में ऑप्शनल और थर्ड में मेंस। तो जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ता था, तो करंट अफेयर्स में मैंने 3 बातों का ध्यान रखा। एक में मंथली मैगज़ीन पढ़ता था, एक में न्यूज़पेपर पढ़ता था और डेली करंट अफेयर्स। तो डेली करंट अफेयर्स में आजकल काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से मैं अपने डेली द हिंदू के नोट्स बनाता था। पिछले 2.5 वर्षों के सारे नोट्स बने हुए हैं मेरे पास। सर, जिस तरीके से आपने पहले भी डिफाइन किया है स्मार्ट वर्क कितना ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में परफेक्ट बैलेंस किस तरीके से हो सकता है? स्मार्ट वर्क अगर हम अपनी अप्रोच सही रखते हैं, जो मैंने बताया कि हम सिर्फ़ सिलेबस को पढ़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ें, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस को पढ़ें और हम एक गैस करते हैं कि क्या क्वेश्चन में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। तो ये हम लोगों का स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क में हम कई इनोवेटिव आइडियाज़ को लेते हैं, जैसे कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो कैसे प्रेज़ेंट करना है, कैसे मैप बनाना है, डायग्राम बनाना है, एग्ज़ामिनर से कैसे मार्क्स लेना है। और हार्ड वर्क में हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। इस एग्ज़ाम का सिलेबस ही इतना बड़ा है कि पेपर 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल, हिंदी ऐसे कि हार्ड वर्क तो अनिवार्य हो जाता है। बिना हार्ड वर्क के तो चयन ही संभव नहीं है। सर, अभी एग्जामिनेशन की ट्रेंड देखें तो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। प्रीलिम्स की अपनी अलग वेटेज हो गई है, उसी से आपकी पोस्ट डिसाइड हो रही है। तो स्पीड और एक्यूरेसी में किस तरीके से प्रॉपर बैलेंस बन सकता है? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक कहानी बचपन से ही हम लोग सुनते हैं कि खरगोश और कछुआ होता है, जिसमें कछुआ जीत जाता है, खरगोश नहीं जीत पाता है। मुझे लगता है कि 21वीं सदी में इस कहानी में परिवर्तन लाना चाहिए और प्रतियोगियों को तो अपने जीवन में खरगोश भी होना चाहिए, कछुआ भी होना चाहिए। खरगोश की तरह उन्हें तेज़ी से दौड़ना चाहिए और कछुए की तरह लगातार दौड़ना चाहिए। तो स्पीड और एक्यूरेसी अगर मेंटेन करनी है, तो उसका सबसे साइंटिफिक जो वे है, हम लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जब मेंस का एग्ज़ाम हो, तो हम लोग यूपीएससी का पुराने बैच का प्रैक्टिस सेट लें और हम देखें कि कितने क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं, कितने हमारे गलत हो रहे हैं। इसी तरह हम एक कोचिंग का 1 या 2 कोचिंग का लेके सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह मेंस में डेली अगर 10 आंसर्स को हम लिखते हैं और एक संडे में एक सेट पेपर लिखते हैं, कंप्लीट पूरे 20 क्वेश्चंस लिखते हैं, तो इससे स्पीड भी बढ़ती है और एक्यूरेसी भी आती है। आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरीके से सिलेबस को समझना है, बट सिलेबस समझना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। थोड़ा-सा बताएँ कि जो बिगिनर्स हैं, वो सिलेबस को किस तरीके से डिकोड करें? जिस तरह से जब हम हाईवे पे जाते हैं तो एक साइन बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड हमें बताते हैं किस रास्ते जाना है, तो सिलेबस भी उसी तरह होता है यूपीएससी की जो एक जर्नी है उस हाईवे में। तो सबसे पहले हम सिलेबस का प्रिंट आउट ले लें, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। टॉपिक के बाद हम सब टॉपिक्स को देखते हैं कि जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है पेपर 4 में, तो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या-क्या हमें पढ़ना है, उसकी डेफिनिशन पढ़नी है, उसका कंटेंट पढ़ना है, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, उससे क्या विशेषताएँ आती हैं। तो उसके जो सब टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं, सब टॉपिक्स के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं, गूगल करते हैं कि इससे संबंधित कौन-कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं। जैसे कि यूपी में एक पेपर 3 में टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में। तो वहाँ हम देखते हैं कि यूपी में एक एक्ट आया था यूपी कोका और यूपी ट्रिपल एसएफ। तो मैंने प्लान किया कि क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है, तो उसी हिसाब से हम अपने जो सिलेबस है उसे डिकोड कर सकते हैं। सर, यूपी सेंट्रिक न्यूज़ और स्कीम्स को किस तरीके से कवर करते सकते हैं स्टूडेंट्स? इसके लिए मैं क्या करता था, उत्तर प्रदेश सरकार का जो सरकारी ट्विटर है, उस ट्विटर पे जाके मैं देखता था क्या योजनाएँ चल रही हैं। सरकार की जो वेबसाइट है, वेबसाइट के माध्यम से मैं पढ़ता था और कुछ जो मंथली मैगज़ीन आती हैं यूपी ओरिएंटेड जैसे कि घटना चक्र आती है, तो उसके कुछ पेज मैं फाड़ के रख लेता था या उन्हें ज़ेरॉक्स करा लेता था। इस तरह से मैंने यूपी स्पेशल को काफ़ी बेहतर किया और तीनों बार मुझे 2018 पीसीएस, 2019 और 2020 में तीनों चरणों में फ़ायदा मिला, प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में। एथिक्स और केस स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है। केस स्टडीज़ को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए?
चूँकि मैं सेवा में भी रहा हूँ, तो कई चीज़ों को मैंने, जैसे कि आरटीआई है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को मैंने नज़दीक से देखा है, मैंने इस पे काम किया है। तो मेरे लिए ये आसान होता था और मैं संडे सिर्फ़ 2 कामों में देता था, जो प्री से लेके मेंस तक 3 महीने मिलते हैं, तो मैं संडे को एक्सक्लूसिव एसे और केस स्टडी के लिए रखता था। तो पुराने वर्षों में जितनी भी केस स्टडी आई हैं, चाहे वो यूपी में आई हो, एमपी में आई हो, यूपीपीसीएस में आई हो, यूपीएससी में, आरएएस में, मैंने उन्हें कंप्लीट किया। उसके बाद सीसेट के पेपर में जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन्स आते थे, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन्स को भी मैंने केस स्टडी के रूप में देखा। सर किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू विभिन्न तरह से जर्नी में साथ रहा है, कि जैसे कि जब मैं डिमोटिवेट होता था तो टॉपर्स के जो भी वीडियोज़ होते हैं वो देखता था, करंट अफ़ेयर्स भी देखता था और सबसे ज़्यादा रोल रहा है विश्व इतिहास में। जब मैं विश्व इतिहास पढ़ता था तो उसमें कई सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से कवर किया है, तो मैं सुनते-सुनते उनका नोट्स भी बना लेता था। सर हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी इस जर्नी में साथ रहे हैं और जैसे आपने बताया कि जब आप डिमोटिवेटेड होते थे तो बहुत सारे टॉपर्स को देखते थे, आज आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू स्टडी आईक्यू, और मैं सुनने वाले श्रोताओं से भी कहना चाहता हूँ कि वो आके यहाँ पर बोलें और मैं उन्हें सुनूँ। सर आपने 5 बार इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू में किस तरीके से अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट करना है और बोर्ड एक्चुअली आप में क्या देखता है? 2018 में जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मार्कशीट आ चुकी है और मेरे 100 में से 72 नंबर थे, जो यूपी के सबसे अच्छे मार्क्स में से एक मार्क्स मुझे भी मिला था। और श्री किशनवीर सिंह साक्य सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चन मुझसे हिस्ट्री ऑप्शनल से पूछे गए, क्योंकि नेट में भी मैं ऑल इंडिया टॉपर रहा हूँ और मेरा वैकल्पिक विषय भी यही था, मेरा एमए में भी यही सब्जेक्ट था। तो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए हिस्ट्री से संबंधित, कि जैसे अशोक के बारे में बताइए कि अशोक के धम्म के बारे में क्या आप जानते हैं? तो मैंने बताया कि अशोक अपने अभिलेखों में कहता है किम चुम धम्मे, और दूसरे और तीसरे शिलालेख में अशोक ही उसका उत्तर देता है, अपा सिंधे बहु कयाने दया दोनवे सचे सोचवे, यही धम्म है। उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछे गए कि अर्थशास्त्र को किन अन्य पुस्तकों ने आगे बढ़ाया? मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपको सबसे अच्छा शासक कौन-सा लगता है? मुझसे क्वेश्चन पूछा गया इतिहास में कोई एक घटना अगर आपको बदलने को मिले तो आप किस घटना को बदलना चाहेंगे? तो मैंने कहा सर, अगर भारत का विभाजन ना हुआ होता तो बेहतर होता। इस तरह के क्वेश्चन्स मुझसे पूछे। सर कुछ ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए? यस, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में काम करते हैं और नीचे से जो फाइल आती है, वो फाइल आपके पास नहीं आती है। वो सीधा मार्क करके आपके वरिष्ठ अधिकारी को भेज दी जाती है, तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा सर, जो रूल ऑफ द लॉ है उसके अकॉर्डिंग एक्ट में लिखा होता है कि किस ऑफिसर के पास कौन-सी फाइल जाएगी। अगर मेरे पास फाइल नहीं आई है तो मैं अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखूँगा। चूँकि ऐसी घटनाएँ आने वाले भविष्य में भी ना हों, उसके लिए मैं ई-गवर्नेंस पे काम करूँगा, कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से कोई भी फ़ाइल आती है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये फ़ाइल मेरे पास आई है, तो ऐसी घटनाएँ संभव नहीं होंगी। बहुत ही अच्छे से सिस्टमैटिक वे में आपने बताया कि किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। कुछ टिप्स एंड सजेशन सभी एस्पिरेंट्स को, और इतना डिमोटिवेटिंग समय चल रहा है, इतना टेस्टिंग टाइम है, तो कैसे फ़ोकस्ड रह के स्टडीज़ पर ध्यान दें? इस कोविड काल में तो मैं कह सकता हूँ कि इस आपदा को आप लोग अवसर में परिवर्तित करें। 4 महीने का समय मिला है, काफ़ी तन, मन, धन से पढ़ाई करें। और इस परीक्षा को अगर क्वालीफाई करना है तो पहले अभी हम लोग मेंस के 1-2 महीने और नोट्स बना सकते हैं, उसके बाद हम लोग प्री की तैयारी करें। और डिमोटिवेटेड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, भले ही रिज़ल्ट लेट आता है लेकिन आता ज़रूर है। थैंक यू सो मच निशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही अच्छे से सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बहुत सारी बातें बताई और मुझे लगता है कि सभी एस्पिरेंट्स इसको देखेंगे और अपनी जर्नी में इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे, सभी क्वालिटीज़ जिनके बारे में आपने बताया। धन्यवाद और हम आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू स्टडी आईक्यू, और सभी स्टूडेंटों को ऑल द वेरी बेस्ट।